हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। बिहार बीपीएससी हो या बिहार पुलिस या दरोगा हो या बिहार एसएससी, हर एग्ज़ाम में बिहार के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बिहार से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन हम अब करने वाले हैं। खास करके बिहार बीपीएससी में आपको 20 से 22 क्वेश्चन हर मतलब कि 68 तक अभी तक आप एग्ज़ाम दिए हैं और अभी 69वीं बीपीएससी होने वाली है, उसमें भी आपको देखने को बिहार से लगभग 20-25 क्वेश्चन मिलेंगे। तो हर एक सेक्टर से हम क्वेश्चन करने वाले हैं और यह जो है क्वेश्चन हम करेंगे एक प्रतिष्ठित बुक जो सब जानते हैं, इम्तियाज़ अहमद को, और उन्हीं के बुक से हम सारे बीपीएससी हो या दरोगा हो या बिहार पुलिस हो, सभी में बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम को पास कराने में भूमिका अदा करेगा। और इसी को लेकर हम इसको शुरू करने जा रहे हैं और आज हम आपको इसका पहला जो पॉइंट है उसमें हम देखेंगे तो बिहार का इतिहास एवं संस्कृति, उसके बाद बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष, उसके बाद स्वतंत्रता के बाद बिहार, उसके बाद है बौद्धिक संपदा, कला एवं संस्कृति, बिहार की विभूति, पर्यटन स्थल और उद्योग, फिल्म, शिक्षा, साक्षरता। उसके बाद अगले पॉइंट में अगर हम चलेंगे तो राज्य व्यवस्था, बिहार का भूगोल, बिहार का अर्थशास्त्र, विविध और समसामयिक, सारे क्वेश्चन हम एक एक करके यहाँ पर करने वाले हैं और बहुत ही जल्द हम इसको समाप्त भी आपको करके देंगे। यह जो है न्यू बुक, जो न्यू सेशन कहते हैं, संस्करण कहते हैं, तो न्यू संस्करण है और यह 2024 का संशोधित संस्करण लिखा गया ये नया बुक है और यह आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन को हम करेंगे। अब हम ज़्यादा समय नहीं लेते हुए इसका पाठ परिचय आपको हमने दिया लेकर अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। और बिहार का इतिहास एवं संस्कृति से इसका पहला क्वेश्चन शुरू होता है। यहाँ पर अब हम जो है क्वेश्चन शुरू करेंगे प्राचीन बिहार, और इसका टॉपिक है पहला कि प्राचीन बिहार के इतिहास के स्रोत। ठीक है, चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखेंगे कि प्राचीन बिहार के अध्ययन स्रोत से संबंधित सत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला है कि आज़ादी पूर्व बुकानन और हैमिल्टन ने राजगीर के किलेबंदी के लिए विशाल दीवार, बौद्ध वृक्ष और बराबर गुफाओं के महत्व के बारे में बताया। और दूसरा है कि पुराविद होट गांव के केसरिया स्तूप, टीला और अरेराज और अशोक स्तंभ के बारे में बताया। और तीसरा है कि स्टेफेंसन हांखरा स्तंभ और वसाड़ के अवशेषों के बारे में बताया। और कर्नल मैकेंजी ने 1814 में केसरिया के स्तूप का प्रारंभिक या कुछ जो है उत्खनन करवाया। ये चारों के चारों कथन यहाँ पर आपको सत्य हैं। तो सी नंबर में उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कनिंघम के बारे में है कि कौन सा कथन इसमें गलत है, कनिंघम के द्वारा कहा गया। तो अगर हम देखें तो सही कौन कौन है इसको देखते हैं। तो पहला देखें तो कनिंघम ने गिरियक पहाड़ी में उत्खनन कर इंद्रशिला गुफा का पता लगाया, जिसका वर्णन फाहियान और हेंसवांग ने किया। दूसरा कि 1861 में कनिंघम के साथ प्राचीन स्थलों का सुव्यवस्थित संप्रेषण और उत्खनन शुरू हुआ। और तीसरा है कि कनिंघम ने बिहार शरीफ में घोषरावा गांव की पहचान उस नगर के रूप में की जिसकी स्थापना कन्नौज के राजा यशोवर्मन ने किया था। और चौथा है कि कनिंघम ने 1863 में कनिंघम ने सबसे पहले मद्रास के समीप पाषाणकालीन उपकरण का पता लगाया। यही क्या है, गलत है। देखिए 1863 में लिखा गया कि आर ब्रूस फूट ने सबसे पहले मद्रास के
पूर्व जो है निकट पूर्व पाषाणकालीन उपकरण का पता लगाता है। और ई नंबर में देखें तो बोध गया में कनिंघम ने बोध गया मंदिर के खोज के साथ साथ पवित्र प्रस्तर तथा ग्रेनाइट प्रस्तरों से निर्मित रेलिंग का भी पता लगाता है। ये सारे सही हैं। अगला देखेंगे यहाँ पर अगला है कि तीसरा नंबर क्वेश्चन की आज़ादी के बाद बिहार में पुरातत्वविद गतिविधियों से संबंधित सही तथ्य यहाँ पर चुनना है। और सही तथ्य में पहला है कि 1949 में पटना विश्वविद्यालय में प्राचीन भारत और पुरातत्व विभाग देखेंगे। दूसरा यहाँ पर तो डॉक्टर एस अल्तेरकर ने 1950 में वैशाली और 1951 में कुम्भरार का उत्खनन किया और 1962 में राज्य में पुरातत्व निदेशालय की स्थापना की गई। चौथा है कि 1970 में पटना विश्वविद्यालय ने प्रसिद्ध बौद्ध नगर चंपा मतलब भागलपुर का उत्खनन किया। और यहाँ 500 ईस्वी पूर्व की गजदंत निर्मित एक नारी की मूर्ति मिलती है। पाँचवा है कि बोध गया में निरंजना नदी के पार जापानी दल ने उत्खनन किया और 3री सदी ईस्वी पूर्व के बकलौर गांव में स्थित बौद्ध मठ का पता लगाया। और पालकालीन अभिलेख के सुजाता गृह का भी पता लगाता है। ये सभी के सभी कथन इसमें सत्य हैं। 1 2 3 4। अगला देखेंगे क्वेश्चन इसमें कि बिहार में मुद्रा अध्ययन स्रोत से संबंधित कौन सा कथन गलत है। कथन कारण के बारे में यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देख सकते हैं गलत कथन है बिहार में 98 रत्ती के सिक्के मिले हैं। ये गलत है। इसमें 58 है, 98 नहीं 58 रत्ती के रजत आहत सिक्के मिले हैं। ये त्रिसंतिका सिक्के के नमूने हैं। और सभी कथन जो सत्य है उसको भी देखें तो बिहार से मिलने वाला सर्वाधिक प्राचीन सिक्के आहत सिक्के हैं। शशांक के स्वर्ण सिक्के नालंदा और गया में मिलते हैं। राजगीर में विस्तिका सिक्कों के नमूने मिले जो लखनऊ संग्रहालय में सुरक्षित हैं। और चौथा है कि नालंदा में प्रतिहार राजा भोज के सिक्के मिले हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर ई नंबर को देख सकते हैं गलत। यहाँ पर देखिएगा 5वां नंबर क्वेश्चन की महादेवी प्रभुदाया के 2 अभिलेखों कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो यह बसाठ वैशाली से होता है। मोहर के अनुसार प्रभुदाया शक सरदार महाक्षत्रप रुद्र सिंह की पुत्री थी। अगला क्वेश्चन है कि केशव नामक एक व्यक्ति ने बोध गया में एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है। तो यह धर्मपाल के बोध गया प्रस्तर अभिलेख से मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि श्रीलंका के भिक्षुओं का वर्णन किस अभिलेख से मिलता है। यहाँ पर देखेंगे उत्तर में तो ये मिलता है बोध गया से प्राप्त अभिलेखों से। बोध गया से 1 नंबर उत्तर होगा। यह बोध गया से प्राप्त अभिलेख से मिलता है। श्रीलंका के भिक्षु मना द्वितीय का वर्णन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक, ये क्वेश्चन देख सकते हैं बीपीएससी के द्वारा पूछा गया और इसके लेखक हैं चंद्रेश्वर। देखिए मिथिला राजा के मंत्री चंद्रेश्वर ने अपनी रचना राजनीति रत्नाकर में राज्य के ब्रह्मनीति का आधार मंडल सिद्धांत बताया है। और यह भी सार गुण सिद्धांत और साम दाम भेद और दंड के उपायों के प्रयोग का परामर्श देता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है। तो यह शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित है। ये भी क्वेश्चन पूछे गए। अगला क्वेश्चन है कि उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन होते हैं। तो यह मौली कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मौर्यकालीन
स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त कहाँ से होते हैं? तो यह पाटलिपुत्र में, बराबर में और राजगृह में, तीनों में होते हैं। तो डी नंबर उत्तर है। अगला है कि बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। तो मनेर ताम्रपत्र से मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, बिहार राज्य वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम? तो यह था हेनस्वांग, इसको युआन च्वांग भी कहते हैं, और फाहियान और इतिसिंह, ये सभी के सभी इन सभी का यात्रा वृत्तांत साहित्यिक स्रोत माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि प्राचीन बिहार के इतिहास के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत कहाँ से? तो यह भग्नाव, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 सभी हैं। भग्नावशेष और यात्रा वृत्तांत, अभिलेख, सिक्के और धार्मिक ग्रंथ, ये सभी हैं। तो इससे आपको प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी प्राप्त हो जाती है। देखेंगे अगला क्वेश्चन, तो प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत हैं। तो यह यात्रा वृत्तांत, भग्नावशेष और धार्मिक ग्रंथ, ये डी नंबर इसके उत्तर होंगे। अगला कि बिहार के मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए? तो ये होता है लोरिया अरेराज से, लोरिया नंदनगढ़ से, और सहसराम से, और रामपुरवा से। तो सभी हो जाएंगे, सी नंबर इसके उत्तर हैं। अगला क्वेश्चन है कि अशोक का लघु शिलालेख एक प्राप्त कहाँ से होता है? तो यह सहसराम से होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा? तो यह प्राकृत भाषा है। अगला क्वेश्चन, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि कौन सी? तो ब्राह्मणी लिपि। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष कहाँ से मिलते हैं? तो चिरांद छपरा से, मनेर से, चेचर, वैशाली एवं सोनपुर, ये सभी के सभी उत्तर हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार के नवादा जिले के अपसढ़ से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो ये परवर्ती गुप्त वंश की जानकारी। अगला क्वेश्चन कि बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देववर्नाक का लेख तथा शाहपुर मतलब पटना एवं मंदार वांका से प्राप्त लेखों की जानकारी मिलती है। तो ये परवर्ती गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। डी नंबर इसका उत्तर है कि देववर्नाक के अभिलेख में परवर्ती गुप्त शासक देवगुप्त, विष्णुगुप्त और जीवित गुप्त द्वितीय का नाम मिलता है। अगला क्वेश्चन, पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। तो यह देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, नारायण पाल का भागलपुर ताम्रपत्राभिलेख से, और महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से। ये सभी के सभी इसके उत्तर हैं। अगला देखेंगे, इसी में क्वेश्चन है कि बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत? तो यह अथर्ववेद है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। तो यह आगुन्तर निकाय से मिलता है। अगला क्वेश्चन कि नालंदा में सराय टीला के उत्खनन से प्राप्त हुआ? तो ये पाल काल का बौद्ध विहार प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध साहित्य के विनय पिटक एवं दीर्घ निकाय से जानकारी मिलती है। तो यह मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्रों के बारे में, और मौर्योत्तर बिहार के बारे में। सी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों और अवशेषों की खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ता थे। तो ये कनिंघम थे। अगला क्वेश्चन कि नालंदा में स्थित बड़ा गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगवाया? तो यह कनिंघम के द्वारा लगाया जाता है। वहाँ से 2 अभिलेख भी मिले जिन पर नालंदा का नाम उत्कीर्ण है, और बिहार शरीफ में कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त का प्रसिद्ध स्तंभ भी
प्राप्त होता है। और कनिंघम ने बोध गया के मंदिर की भी खोज की। अगला देखेंगे क्वेश्चन की पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज कौन सी की? तो ये केसरिया स्तूप चंपारण में, लोरिया अरेराज का अशोक स्तंभ और बसाढ़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल ये सभी हैं। डी नंबर इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि विदेह के राजा जनक ने निष्ठ या सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए, यह कहाँ वर्णित है? तो यह बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णित है। अगला क्वेश्चन इसी में होगा कि बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि, तो यह है अरमाइक, खरोष्टी, ग्रीक। ये सभी के सभी गलत हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। डी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे कि किसके अनुसार प्राचीन बिहार में तपस्वी के रूप में भटकने वाले को वत्स्य कहा जाता है? तो यह हैं अथर्ववेद एवं पंचवीस ब्राह्मण। ए नंबर इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन कि किसके अनुसार आर्य सभ्यता गंगा के दोनों ओर फैला हुआ? तो यह है शतपथ ब्राह्मण। बी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का स्रोत है? तो यह है दीर्घ निकाय। अगला क्वेश्चन है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? तो राजनीतिक नीतियाँ पर। अगला क्वेश्चन कि अपसर मतलब नावादा से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ, इस दीवारों मतलब इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है, तो रामायण की। अगला क्वेश्चन बिहार के इतिहास के जानकारी के साहित्यिक स्रोत कहाँ? तो शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद और ऋग्वेद। ये सभी के सभी इसके उत्तर होंगे। डी नंबर। अब देखिए दूसरा पॉइंट अब शुरू होता है आपका कि पूर्व ऐतिहासिक, पौराणिक एवं वैदिक कालीन बिहार। देखिएगा इसमें क्वेश्चन कि पूर्व ऐतिहासिक, पौराणिक और वैदिक कालीन में क्वेश्चन पहला नंबर कि बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति, तो यह है नवपाषाणिक संस्कृति। सी नंबर उत्तर है। लिखा गया है कि चिरांद का उत्खनन 1962 ईस्वी में हुआ और यहाँ हुई खुदाई से ज्ञात हुआ कि यह नवपाषाण काल का मतलब काल तथा ताम्र युग में आबाद था और खुदाई में यहाँ से हड्डियाँ, गेहूँ की बालियाँ तथा पत्थर के औजार मिले हैं, जिससे यह जानकारी मिलती है कि यहाँ बसे लोग कृषि, पशुपालन एवं आखेट में संलग्न थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि बिहार के किस स्थल से पुरापाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो यह जेठियन घाटी नालंदा और राजपोखर भागलपुर, वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण, ये सभी के सभी स्थान हैं जहां से पुरापाषाण कालीन उपकरण प्राप्त होते हैं। पेमार घाटी दिख रहा है आपको, और मुंगेर की भीम बांध और पेशा तथा भागलपुर के भलीजोर से भी प्राप्त पुरापाषाण कालीन उपकरण होते हैं। ये गया की पेमार घाटी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के प्रमाण प्राप्त हुए हैं कहाँ से? तो ये सिनवार से, मनेर से, ताराडीह से। ये सभी के सभी उत्तर हो जाएंगे। देखिए बिहार में ताम्र युगीन संस्कृति के प्रमाण सोनपुर, चिरांद, आर्यप आदि से प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में ऐतिहासिक काल से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो ये है आपको पहला कि बिहार के शेर घाटी मतलब गया के प्रागैतिहासिक मानव के दो चट्टानी आवास मिले हैं, 2 चट्टानी आवास। दूसरा है कि बिहार के कुतुबपुर एवं चेचर मतलब वैशाली, मनेर, पटना, सिनवार, रोहतास से नवपाषाण युगीन स्थल प्राप्त हुए हैं। चिरांद गंगा नदी के तट पर स्थित है।
डी नंबर ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है अनुमानतः कब? तो यहाँ पर 40,000 ईस्वी पूर्व। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेषों से प्राप्त हुए हैं तो कुल्हाड़ियों के फलक, मृदभांड और चाकू एवं खुरपी तीनों सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो यह मुंगेर एवं नालंदा से। अगला क्वेश्चन, बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग से प्राप्त होते हैं? तो यह पूर्व प्रस्तर युग होता है। अगला क्वेश्चन कि बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य कहाँ से मिलते? तो यह मुंगेर से। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि बिहार में चिरांद सारण एवं चेचर वैशाली के किस युग के अवशेष प्राप्त होते हैं? तो ये नव प्रस्तर युग के याद रखना है। अगला क्वेश्चन कि बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो यह चेचर वैशाली, चिरांद सासर, सोनपुर एवं मनेर। डी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था अनुमानतः कब? तो यह होता है उत्तर वैदिक काल में लगभग 800 ईस्वी पूर्व। सी नंबर उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के अवशेष आर्यों के विस्तार में सहायक था तो लोहे का उपयोग। अगला क्वेश्चन कि श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज्य कौन कौन थे? तो मगध तथा विदेह और अंग तथा लिच्छवी, ये दोनों के दोनों थे। सी नंबर उत्तर है। अगला क्वेश्चन कि वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है? तो यह शतपथ ब्राह्मण है। विदेह की प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यवत के बाहर तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल था? तो ये था मगध। अगला क्वेश्चन, बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था तो ये था विदेह। सी नंबर। यहाँ पर याद रखना है कि विदेह के राजा जनक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। यह राज्य व्याकरण, साहित्य तथा दर्शन शास्त्र का महत्वपूर्ण केंद्र भी था। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अथर्ववेद में वात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया? तो यह मगध के लिए ही किया गया। ब्रात्य, ठीक है, ब्रात्य। अथर्ववेद के एक सूक्त में पहली बार मगध का वर्णन मिलता है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो ये विदेह था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है? तो यह शतपथ ब्राह्मण से। अगला क्वेश्चन, बिहार में विदेह राज्य की स्थापना किसने की? तो ये करने वाले नेमी। मनु के सबसे बड़े पुत्र इक्ष्वाकु के पुत्र नीमी या नेमी थे जिन्हें विदेह कहा जाता था। उन्होंने उत्तरी बिहार में विदेह राज्य की स्थापना की। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार के अंग विदेह और वैशाली के राजाओं का विस्तृत वर्णन है तो यह है पुराणों और महाकाव्यों में। अगला क्वेश्चन कि कीकट किसे राज्य को कहा जा गया है, किस राज्य को होगा? तो ये कहा गया मगध को कीकट। अगला क्वेश्चन है कि किस ग्रंथ के सूक्त में पहली बार मगध का वर्णन आता है? तो यह है अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन है कि किस वेद में मगध के लोगों को पुरुष मेघ यज्ञ का शिकार बनाया गया? तो यह यजुर्वेद में। अगला क्वेश्चन, वैशाली के संस्थापक राजा कौन होते हैं? तो ये विशाल होते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि किसके अनुसार माधव विदेह ने आर्य संस्कृति का विस्तार उत्तर बिहार में किया? तो ये सतपथ ब्राह्मण। सतपथ ब्राह्मण में माधव विदेह की कहानी है और मिथिला विदेह क्षेत्र में विस्तार एवं बसने का प्रमाण सतपथ ब्राह्मण से मिलता है। इसका नामकरण राजा विदेह के नाम पर किया गया। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें। अब अगला पॉइंट ही है महाजनपद। महाजनपद भी बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं। इसका पहला क्वेश्चन देखेंगे कि अंग महाजनपद से संबंधित गलत कथन की पहचान करेंगे। तो इसमें सही है आपका 3, जो कि प्राचीन अंग मगध के पूर्व और राजमहल की पहाड़ियों के बीच स्थित। अंग का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में और महाभारत और मत्स्य पुराण के अनुसार अंग राज्य का संस्थापक अंग नामक राजकुमार होता है। डी नंबर इसमें गलत है और इसमें मगध के राजा अजातशत्रु के समय अंग पूरी तरह मगध में मिला लिया गया, ना कि बृहदर्थ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार में स्थित बज्जी महाजनपद से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें कथन देखें तो पहला है कि बज्जी की राजधानी वैशाली तीन भागों में विभक्त थी। प्रथम भाग में स्वर्ण मंडित 7,000, दूसरे में 14,000 रजत मंडित और तीसरे में 21,000 ताम्र मंडित भवन थे। पहले भाग में शासनाकुल के, दूसरे भाग में गृहस्थ और सेठ और तीसरे भाग में दास वर्ग के लोग रहते थे। दूसरा है कि बौद्ध विद्वान जो है बुद्ध घोष ने उल्लेख किया है कि बज्जियों ने शासन चलाने के लिए संविधान का निर्माण किया था, जिसके अंतर्गत राजा का चुनाव होता था। तीसरा है कि बज्जी संघ की बैठकों की अध्यक्षता गण प्रमुख करता था। ये तीनों के तीनों कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इनमें कितने महाजनपद बिहार के क्षेत्रों में स्थित? तो यह 3 महाजनपद। याद रखना है, 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलता है। बिहार में आपको मगध, अंग, वैशाली ये तीनों थे। अगला क्वेश्चन के निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? तो ये वत्स नहीं था, अन्यथा जो वैशाली में आपको हमने वैशाली याद रखेंगे तो बज्जी में, ठीक है, बज्जी, मगध और अंग ये तीनों था। ठीक है, यहाँ पर वैशाली उसकी राजधानी हुआ करती थी, मगध और अंग ये तीनों याद रखेंगे। एक का राजगिरी था, एक का चंपा था राजधानी। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? तो ये भागलपुर एवं मुंगेर का जो क्षेत्र है वहाँ पर अंग मिलते हैं। अंग की राजधानी कहाँ थी? तो अंग की राजधानी, महाजनपद की राजधानी यह चंपा थी। बुद्ध के समय चंपा की गणना भारत के 6 महानगरियों में की जाती थी। यहाँ पर गिरिवर्ज है, यह मगध की राजधानी हुआ करती थी। वैशाली बज्जी की राजधानी हुआ करती थी। चंपा अंग की। ये महाजनपद की बात हम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? तो यह मगध में था। किसमें? मगध में। मगध महाजनपद की राजधानी तो यह गिरिवर्ज या राजगीर। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती? तो यह चंपा नदी है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ? तो यह बज्जी था। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं? तो यह चेदी था। लिच्छवी, विदेह और ज्ञात्रिक ये सभी के सभी थे। ज्ञात्रक यहाँ पर
यात्रक है, बज्जी है महाजनपद। 8 राज्यों में लिच्छवी, वज्जी, यात्रक, विदेह, इक्ष्वाकु, कौरव, भोग, उग्र एक इसका संघ था। लिच्छवी की राजधानी वैशाली और विदेह की मिथिला यात्रिक का कुंडलग्राम राजधानी हुआ करता था। ठीक है, अगला देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन कि बज्जी की राजधानी कहाँ। तो बज्जी की राजधानी हमने आपको पहले भी बताया कि वैशाली है। ठीक है, लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र, तो यह बज्जी ही था। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ, तो यह वैशाली में। अगला क्वेश्चन, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी, तो गिरिवर्ज या राजगृह। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक था, तो यह अंग था। क्या था, अंग। और राजधानी यहाँ पर नहीं, सिर्फ नाम पूछा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली के किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो यह लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया जाता है। तो इस प्रकार से महाजनपद के जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट थे वो समाप्त होते हैं। अब हम जैन धर्म के बारे में जो क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण हैं वो सारे यहाँ पर देखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ होता है, तो यह कुंडग्राम। आप जानते हैं कि महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। अगला क्वेश्चन, महावीर के जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में, तो यह भी वैशाली जिले में पड़ता है। यह आमतौर पर याद रखना है कि 540 ईसा पूर्व में जन्म लेते हैं। अगला कि महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध किससे होता है, तो यह बज्जी संघ से। सिद्धार्थ बज्जी संघ के एक गणराज कुंडल ग्राम के यात्रिक क्षत्रियों के प्रमुख थे। अगला क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी की माता त्रिशला, विदेह दत्ता भी कहते हैं इनको, राजकुमारी थी कहाँ के, तो यह लिच्छवी की थी। त्रिशला लिच्छवी प्रमुख चेटक की बहन थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिया था, तो यह पावापुरी में, नालंदा जिला में स्थित पावापुरी है और अंतिम उपदेश वहीं देते हैं। अगला कि महावीर की मृत्यु मतलब निर्माण हुई थी, तो यह पावापुरी में ही होती है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ, तो यह पाटलिपुत्रा में। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में होता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किनके द्वारा, तो स्थूलभद्र के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसमें कार्य हुए, क्या कार्य होते हैं, तो होता है जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया गया एवं जैन धर्म के 2 भागों श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजित हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर पशुपूज्य की जन्मस्थली कहाँ, तो यह चंपा में होती है। तो ये याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं जो हमने आप यहाँ पर देखिएगा बौद्ध धर्म, और बौद्ध धर्म में पहला क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे। देखिएगा, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम गए, तो यह वैशाली के समीप अलार कलार के आश्रम में जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिलते, तो यह उरुबेला बोलते हैं इसको, बोध गया में, उरुबेला बोध गया। और गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, तो यह बोध गया में। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त होता है, तो यह निरंजना नदी है।
देखिए, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में निरंजना नदी के किनारे एक पीपल वृक्ष के नीचे में होता है। अगला क्वेश्चन है कि राजगीर में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन से कार्य हुए? तो ये होता है कि बुद्ध की शिक्षा है उसका संकलन होता है सूत और विनय पिटक में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि यह संगीति जो है यह होता है आपको 483 ईस्वी पूर्व अजात शत्रु के समय में, इनकी मृत्यु भी 483 ईस्वी पूर्व में ही होती है और यह राजगृह में होता है और इसके अध्यक्ष महाकश्यप होते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे क्वेश्चन कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में होता है। ठीक है, और इसमें किए गए कार्य क्या थे? तो इसमें कुछ कठोर नियम बनाए गए और अभिधम पिटक का संकलन किया गया। 483 के बाद दूसरा जो होता है 100 साल बाद होता है और यह काला शोक के समय में और अध्यक्ष सवाकामी होते हैं। वैशाली तो आप जान ही रहे हैं और 383 ईस्वी पूर्व भी जानते हैं। तो ये 4-5 पॉइंट इससे भी याद रखने हैं। अगला देखेंगे तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में होता है। आयोजन का स्थान आपको बता दिया जा रहा है। इसमें क्या काम किया गया था? तो इसमें कुछ कठोर नियम बनाए गए और अभिधम पिटक का संकलन होता है और इस समय होते हैं अशोक और अध्यक्ष इसके होते हैं मोगलीपुत्तिस। पाटलिपुत्र जगह है। 251 ईस्वी पूर्व इसकी जो है संगीति होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में किस नगर में महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा? तो ये था राजगीर, बोध गया, वैशाली, ये सभी के सभी उत्तर हैं। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों का भविष्यवाणी की थी, उनमें सम्मिलित क्या था? तो बाढ़ था, आंतरिक कलह था और अग्नि, ये सभी के सभी उत्तर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म कहाँ? तो नालंदा में होता है। अगला क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बार बौद्ध संगीति हुई थी, तो यह राजगृह या राजगीर में 483 ईस्वी पूर्व में होता है। तो इस प्रकार से आपने पढ़ा। और चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के समय में वसुमित्र और अश्वघोष की अध्यक्षता में कुंडल वन में कश्मीर में होता है। यह प्रथम ईसा था, प्रथम ईस्वी था। ठीक है, प्रथम शताब्दी इसको कह सकते हैं, प्रथम शताब्दी। तो इस प्रकार से यह समाप्त होता है। दूसरा इसमें अध्याय देखेंगे तो मगध साम्राज्य का उत्थान से शुरू होता है और इसमें पहला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय दिया जाता है, तो यह मगध को। अगला क्वेश्चन है कि मगध राज्य की आरंभिक राजधानी, तो यह गिरिवर्ष राजगीर या राजगृह के नाम से भी इसको जानते हैं। यह जो है पहाड़ियों से घिरा हुआ था। इसके वास्तुकार जो थे वो महागोविंद थे। अगला क्वेश्चन है कि महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश, तो यह बृहदर्थ राजवंश था। जरासंध के पिता बृहदर्थ से आरंभ होता है बृहदर्थ राजवंश। अगला क्वेश्चन, मगध जनपद का संस्थापक कौन होता है? तो बृहदर्थ तथा जरासंध। अगला क्वेश्चन कि मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन? तो यह बिंबिसार होता है। 544 ईसा पूर्व से 493 ईसा पूर्व तक इसकी काल है। अगला क्वेश्चन कि बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश से? तो यह हर्यक वंश से होते हैं। बिंबिसार को सैनिक तथा अजातशत्रु को कुलिक भी कहा जाता है। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का मित्र भी था। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मगध साम्राज्य का उत्कर्ष आरंभ हुआ, तो यह
बिंबिसार के शासनकाल में शुरू होता है। अगला क्वेश्चन कि बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? तो यह चेलना, कौशल देवी, खेमा, ये तीनों से। बिंबिसार के वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति सुदृढ़ की। कौशल देवी कौशल की, खेमा पंजाब की, चेलना बज्जी संघ की राजकुमारी थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी में कि बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता? तो यह अंग को जीता था। अगला क्वेश्चन कि हर्यक वंश का दूसरा शासक कौन होता है? तो अजातशत्रु। 493 ईस्वी पूर्व से लेकर 461 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। यह जो है पिता बिंबिसार की हत्या करके सत्ता प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन है कि राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की? तो यह अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन है कि बज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक था? तो ये था अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी? तो यह वैशाली की थी। अगला क्वेश्चन है कि अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार जो है रथ, मूसल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया? तो यह लिच्छवी। 3 नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मगध जो है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? तो यह ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी। अगला क्वेश्चन पाटलिपुत्र नगर का जो है स्थापना किस शासक के द्वारा किया जाता है? किसने की? तो उदयन के द्वारा होता है। अजातशत्रु के बाद उदयन मगध का जो है गद्दी पर बैठता है। यह उसका पुत्र भी था। उसे उदयभद्र भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाई? तो यह उदयन ही था। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें 18 नंबर इसी का होगा और इसका पहला यहाँ पर देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन के हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन होता है? तो यह नागदशक होता है। अगला क्वेश्चन हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित होती है? तो यह शिशुनाग वंश होता है। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग ही था। अगला क्वेश्चन प्रथम जो है मगध शासक सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिवर्ष मतलब राजगिरी के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाई? तो यह शिशुनाग ही था। अगला क्वेश्चन कि किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही? तो यह कालाशोक था। इसे काकवर्ण भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में होता है? तो यह कालाशोक के समय में। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ होता है? तो यह वैशाली में 383 ईस्वी पूर्व होती है। यहाँ पर क्वेश्चन अगला देखिएगा कि द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किनके द्वारा? सावक मीर के द्वारा। नंद वंश का संस्थापक कौन? तो महापद्म नंद। और यहाँ पर देखेंगे तो झा एवं श्री माली की पुस्तक प्राचीन भारत में नंद वंश का संस्थापक महानंदिन को बताया गया। अगला देखेंगे क्वेश्चन मगध के किस शासक को कली का अंश, परशुराम का अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सर्वक्षत्रांतक और एक छत्र और एक राठ कहा गया? तो यह महापद्म नंद ही होता है। यह नंद वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक था। अगला है कि नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, बीपीएससी भी पूछ चुकी है। अगला कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में? तो यह अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईस्वी पूर्व में की जाती है। ये याद रखना है। और यह राजगिरी में होता है और महाकश्यप इसके अध्यक्ष होते हैं। यहाँ पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ? तो राजगिरी या गिरिवर्ज आपको दे देता है, तो ये उत्तर हो जाएगा। अगला प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता कौन होते हैं? तो यह महाकश्यप होते हैं। ए नंबर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन कि मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया गया? तो यह महापद्म नंद के
द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन होता है? तो यह धनानंद ही होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? तो यह उदयन था। अगला क्वेश्चन और इसका अंतिम क्वेश्चन है कि मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमणों के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटलिपुत्र को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना? तो यह वैशालियों के वज्जियों के। ठीक है, तो इस प्रकार से यह जो है टॉपिक समाप्त होता है। आज हम यहीं पर रोकेंगे और अगले टॉपिक में आपको इसके आगे हम लेकर चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।